आप सीए की एकेडमी चलाते हैं। ऐसा सुना है कि आपको 2022-23 में शायद आपको एक बड़ी ऑफर आई थी। तो हमारी सारी पोल खोल। मेरे हिसाब से गोल बड़े रखो। अच्छा। दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था आनंद का से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 17 से ऑल इंडिया रैंकर आए। तो हमने देखा है बहुत बार एवरेज बच्चा भी आगे जाके फर्स्ट अटेम्प्ट फटाफट सीए निकल जाता है, और बहुत बार 90 और 95% वाले बच्चों को अटेम्प्ट लगता है कि बच्चा सीए नहीं करता। अकेला बच्चा सीए नहीं करता, बच्चे के माता पिता भी उसके साथ सीए करते हैं। होनहार भी चाहिए बच्चा, और उसके बाप के पास बहुत पैसा भी चाहिए। अरे नहीं 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 बहुत बार बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका रिजल्ट आएगा नहीं। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और वही लोग अरे बहुत डिफिकल्ट रहता है, तुला माहिती है का, तो 18 तास अभ्यास करू, तो कौन 18 घंटे बैठने वाला है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पास अगर रीजनेबल टैलेंट है, बट आपको सही डायरेक्शन और आपका डेडिकेशन अगर अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता। पाटील पाटील घेऊन आला पाटील की। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने खुद सफलता की बुलंदियों को छुआ है। उनके हजारों छात्र आज सीए बनने की अपनी आकांक्षा पूरी कर रहे हैं। जिन्होंने सीए की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की और अपने एकेडमी के माध्यम से देश को ऑल इंडिया रैंकर्स दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ है लोकमत आइडियल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित और कॉमर्स जगत का जाना माना नाम सीए आनंद कासट सर। सर, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। सर, सीए बनने का आपका सफर कैसा रहा, और इस क्षेत्र में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सीए बनने तक का सफर ऐसा कोई बहुत प्लान्ड नहीं था कि जैसे मुझे जाके सीए करना ही था। बस फैमिली बैकग्राउंड पहले से बिजनेस रहा है, अच्छा। तो बिजनेस रिलेटेड कुछ करना था। अब उसमें अगर मैं देखूं तो हमारा रिटेल स्टोर था, तो रिटेल स्टोर में नहीं करना था, बट ऐसा प्रोफेशन जिसमें बिजनेस दिन रात रहे। सो मुझे सीए उसके लिए उचित लगा, तो सीए में आ गए। अच्छा। और सफर की बात करें तो आएंगे धीरे धीरे उसके ऊपर। लेकिन करियर के विकल्प के रूप में सीए ही क्यों चुना? डायनामिक प्रोफेशन चाहिए था, एक मोनोटोनस जहाँ पे आप दिन रात एक सेम काम करें उसमें मजा नहीं आ रहा। तो अगर आप सीए करते हो तो उसमें फाइनेंस है, उसमें टैक्स है, केस स्टडी पढ़ने मिलता है, नए नए बिजनेसेस के बारे में सीखने मिलता है, तो वो थोड़ा सा नेचर को ज्यादा सूट होता था, तो हमने सीए चुना बस। जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, राइट। वहां से ज्यादातर बच्चे थोड़ा बहुत कॉमर्स तक पढ़ते हैं और अपना दुकान, अपना धंधा, कारोबार में जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसको छोड़ के आप टीचिंग में कैसे आए? देखो इसमें थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है कि मेरे पापा सीए कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद सेकंड ग्रुप उनका सिर्फ 1 मार्क्स से रहा। अच्छा। तो उनकी भी एक इच्छा थी कि घर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने सीए की तरफ करियर के तो विकल्प। उनका सपना पूरा। एग्जैक्टली। और टीचिंग का अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन फील्ड एक डायनामिक फील्ड है, और अगर मैं यंग जनरेशन में रहना चाहता हूँ तो टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। एक ऐसे जनरेशन के लिए काम करना है जो डेफिनेटली एक आगे जाके विकसित भारत के लिए एक बड़ा फाउंडेशन बना सकती है। तो अगर हम टीचर का रोल देखेंगे तो शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए पैसे के ऊपर था। और मेरा सेल्फिश मोटिव ये भी है इसमें कि अगर मैं यंग जनरेशन में रहूंगा तो मैं यंग रहूंगा लाइफ टाइम, और फॉर्चुनेटली मुझे बच्चों से भी बहुत ज्यादा सीखने भी मिलता है, तो हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग में रहते हैं। आप सीए की एकेडमी चलाते हैं। ऐसा सुना है कि आपको 2022-23 में शायद आपको एक बड़ी ऑफर आई थी एकेडमी से। अरे आप तो हमारी सारी पोल खोल। नहीं, वो जैसे कि खान सर को भी ऐसी ऑफर आई, और हमने सुना कि कासट साहब भी ऐसे ही ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तो उस वक्त हमने कहा ना कि कासट सर एक कैसा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या था, क्यों आपने वो ठुकराया ऑफर? नहीं देखो, मुझे बंगलुरु से ऑफर था, और वो अराउंड मुझे कुछ 2 करोड़ तक का पैकेज देने के लिए तैयार थे। एक साल का। हाँ, पोस्ट कोविड शायद।
अच्छा। बट मेरे हिसाब से ना आपका पर्पस बहुत मैटर करता है कि जो सिटी में मैं पला बड़ा हूँ या फिर जो एजुकेशन लेते वक्त जो मुसीबतें हमने देखी है एक कॉमन या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ या फिर स्टूडेंट के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं चाहता था कि सातारा में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे बच्चा सीए बन के ही बाहर निकले। एंड देन ऐसे हो गया कि पर्पस ये नहीं था कि सिर्फ पैसा, पर्पस ये था कि एक अच्छा सेंटर है और बच्चों को हमारी नॉलेज का हेल्प हो और हमारे सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अच्छा तो शायद मेरा पर्पस उस अमाउंट से बहुत बड़ा था। तो सर, एक प्रैक्टिसिंग सीए से एकेडमी के डायरेक्टर, ये बदलाव कैसे हुआ? वही जैसे मैंने आपको बोला कि एक लिमिट के बाद प्रैक्टिस का काम थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है। और अगर आपको यंग रहना है, अगर आप चाहते हो कि आपका नॉलेज और आगे बढ़े, तो एक यंग जनरेशन के साथ जुड़ना ज्यादा जरूरी मुझे लगा। एंड नेचर में पहले से थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग वगैरह करने में हमें अच्छा लगता था। एंड इसलिए इनिशियली जब हमने प्रैक्टिस का सोचा तो एक आध साल में पता चल गया कि इसमें हम लाइफ टाइम नहीं काम कर सकते, मजा नहीं आ रहा था। तो जब मैंने शुरुआती तौर पे एक रूम में 7 स्टूडेंट के साथ क्लास चालू किया, तो वो 7 स्टूडेंट्स ही थे, बट मैं मेरे लाइफ को और मेरे करियर को एंजॉय करने लग गया। तो फिर वो 7 स्टूडेंट का 100 का 200 और 400 वगैरह वो तो सब आगे बढ़ते गया। एंड सेकेंड थिंग कैसे है ना कि वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से, कि जब आप नए पीढ़ी के साथ बात कर रहे हो, उस जनरेशन के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, और जब हम उनके साथ रोज डील करते हैं ना तो एक उम्मीद दिखती है उनकी आंखों में कि यार नहीं यार यहाँ पे आके अपना कुछ होगा करके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि हम इस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। तो जब वो समझा कि नहीं यार कि इसमें हम हमारी पूरी लाइफ काम कर सकते हैं, तो फिर वो धीरे 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 वो प्रैक्टिस से हटके पूरी तरह से हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ गए। आपने पहले ही प्रयास में सीए कोर्स पुरा केला, राईट। लहानपणापासून हुशार होता एवढे तुम्ही? म्हणजे एकदा किती सांगायचं माझे लिमिटेशन्स आहेत साहेब, बट मी अजिबात हुशार नव्हतो। म्हणजे मी ज्या शाळेत होतो किंवा सीए बनायला हुशार लागतंय? माझं म्हणणं तेच आहे की मार्केटमध्ये एक जो फोबिया क्रिएट करून ठेवलाय ना की खूप अति टॅलेंटेड असेल तरच तो सीए बनतो। साहेब म्हणजे तुम्ही जर काय माझ्या शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये जाऊन मी विचार, जरा तुम्हाला आठवतो, खूप होनहार भी चाहिए बच्चा और उसके बाप के पास बहुत पैसा भी चाहिए। अरे नहीं 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 देखो मैं जो कॉलेज से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं जो 11th 12th में कॉलेज में था, अगर आप उस कॉलेज में जाके मेरी हिस्ट्री पूछोगे तो शायद ही आपको अच्छा रिपोर्ट आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर रीजनेबल टैलेंट है बट आपको सही डायरेक्शन और आपका डेडिकेशन अगर अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता सीए जैसा कोर्स डिफिकल्ट है करके। जब 12th के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअल पढ़ने का पर्पज क्या है या फिर पढ़ना क्यों चाहिए, तो मुझे कोर्स डिफिकल्ट नहीं लगा। अभी जो मार्केट में बवाल मचा के रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है। और वही लोग अरे ते बहुत डिफिकल्ट रहता है, तुला माहिती है का, तो 18 तास अभ्यास करून, तो कौन 18 घंटे बैठने वाला है? नहीं, डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है और आपने थोड़ा सा स्टिक टू अगर है अपने स्टडी से तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। खूप ढेर सारा पैसा लगता है? मैं जनरली मेरे जो सेमिनार वगैरह होते हैं उनमें मैं एक चीज पक्का बताता हूँ इन द सेन्स की मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर सगळ्यात स्वस्त आणि टिकाऊ कोर्स जर काय कोणचा असेल तर तो चार्टर्ड अकाउंटन्सी। काय सांग? एमबीए मधल्या फीस 10 आणि 20 लाख रुपये तुम्ही पर इयर पे करता चांगल्या इन्स्टिट्यूटला। सीए मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल तर रिझर्वेशन ही भानगड नाही। सेकंड थिंग, तुम्ही जर काय चांगल्यातलं चांगलं ट्रेनिंग सेंटर घेतलं तर पूर्ण सीए कोर्स तुमचा 4 लाखामध्ये होऊ शकतो, सगळ्यात बेस्ट फॅसिलिटीज मधनं तुम्ही केलं तर। पूर्ण कोर्स 4.5 वर्षाचा, आणि त्यात अजून एक फायदा असा आहे, वर्षाला लाखभर रुपये। हो, पण त्यात पण फायदा असा आहे की 2 स्टेज झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही आर्टिकलशिप चालू करता, तुम्हाला 2 वर्षाची आर्टिकलशिप आहे। आर्टिकलशिप मध्ये तुम्हाला मिनिमम 6,000 रुपये महिना मिळतो कुठल्याही सिटीमध्ये केलं तरी। तर त्यातनं तुमचे परत 1.5-2 लाख रुपये अगदी तुम्ही म्हटला तरी परत रिकवर होऊ शकतात। सीए बनने की प्रक्रिया कैसे चलती है, उसका प्रवेश अच्छा कैसा है? बेसिक प्रिपरेशन मेरे हिसाब से 12th या फिर 12th के बाद इमीडिएट स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज आप कॉमर्स स्ट्रीम में आने के बाद 11th 12th का बेस अच्छा रखो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को
पास होने की ज्यादा गड़बड़ है। बट मेरे हिसाब से पास होने से इम्पोर्टेंट है कि आप उस कोर्स की जो भी सारी सिलेबस है उसको ठीक से समझो। एंड इसलिए 12th के साथ या फिर 12th के बाद आपको सबसे पहले फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है www.ica.org, वहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लियर होने के बाद सेकेंड स्टेज होता है इंटरमीडिएट, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। वो बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद आर्टिकलशिप, जो प्रैक्टिसिंग सी है उसके अंडर आपको सीए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हो। सीए फाइनल में भी अगेन 2 ग्रुप रहते हैं, हर एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट रहते हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ है कि पासिंग परसेंटेज जो उनका है वो 50% है और इंडिविजुअली आपको सब्जेक्ट में 40 के ऊपर मार्क्स चाहिए। इसके साथ में इंस्टीट्यूट के कुछ बाकी सॉफ्ट स्किल कोर्सेज होते हैं, वो डिटेल में आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। आपके एकेडमी के छात्रों ने अभी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट एक था, एक थर्ड आया है, फिर फाउंडेशन कोर्स में एक 16 तक पहुंचा है, इंटरमीडिएट में शायद इंटरमीडिएट में 16 तक गया है। राइट। आपके पास ऐसा कोई बच्चा आपके एकेडमी में था कि जो शुरुआती में बहुत स्लो था, बहुत डल था और बाद में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा कुछ है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक का जो बच्चों का टैलेंट होता है, बोलना नहीं चाहिए बट काफी लोग अपने एजुकेशन सिस्टम के शिकार बने हुए हैं। बिकॉज हमारा 10 तक का एजुकेशन सिस्टम पूरा परसेंट ड्रिवन है। आप ढंग से एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ लो, आपको 90-94% आने वाले हैं। बट ये बहुत बड़ा चेंज हम 10th के बाद देखते हैं कि जो बच्चों का रियल टैलेंट होता है, वो मैथ्स में कैसा है, वो कॉस्टिंग में कैसा है, वो अकाउंट्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो हमें 10th के बाद पता चलता है। और हमारा एक महीने हमेशा से ये रहा है कि आप जब पढ़ाते हो तो उसको परसेंट का प्रेशर मत रखो, उसको सब्जेक्ट समझाओ, उसको सब्जेक्ट की क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए। तो हमने देखा है बहुत बार एवरेज बच्चा भी आगे जाके फर्स्ट अटेम्प्ट फटाफट सीए निकल जाता है और बहुत बार 90 और 95% वाले बच्चों को अटेम्प्ट लगते हैं। कुछ बच्चों का तो शायद पूरा भी नहीं हुआ है। तो डर जो सीए के बारे में है, ये क्यों है कि बहुत बार लोग देखते हैं उसको तो 10 में 94% थे और उसका तो सीए क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कोर्स कितना डिफिकल्ट है। कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक जो एवरेज स्टूडेंट रहो या मीडियोकर हम जैसे बोल सकते हैं टैलेंटेड रहो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिलेबस को कैसे समझ रहा है, वो उस कोर्स को कैसे देख रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स में जा रहा है या बस 10 तक का जो था पढ़ लो परसेंट आ जाएंगे, वो वाला एटीट्यूड काम नहीं करता। काफी सारे एवरेज स्टूडेंट है कि जिन्होंने आगे जाके आउट परफॉर्म किया। उसमें कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो आगे जाके शुरुआती में स्लो था फिर आगे जाके अच्छा परफॉर्म? मैं आपको वही बता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, अच्छा, बहुत ऐसे, बिकॉज सीए फाउंडेशन में 20-40% लोग तय करके आते मुझे सीए करना है, रहे हुए 50% लोग आते हैं बट वो प्लान बी लेके आते कि अगर मेरा सीए नहीं हुआ तो मतलब एग्जैक्टली उनको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा। कोर्स में आते वक्त भी मतलब क्या है कि शायद वो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते हैं। तो कई सारे, मतलब मेरे तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहे कि अभी अगर लेटेस्ट बोलने जाऊँ तो 12th में 62% स्कोर किया था उस बंदे ने 2010 ईयर के बारे में श्योर नहीं हूँ। वो सीए फाइनल को उसको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लगा और अभी वो 2024 में सीए बना। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। ये सीए एग्जाम में तो पढ़ाई का प्रेशर रहता ही है, तो ये प्रेशर कम रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए आप एकेडमी में कुछ ऐसा कोई कवायद वगैरह कुछ करते हैं, करवाते हैं? मुझे पहले ये समझना है कि स्ट्रेस आज की तारीख में स्ट्रेस बहुत अलग अलग है। आज की तारीख में बच्चों के स्ट्रेस अगर मैं देखता हूँ या फिर निशा मैम से हम डिस्कस करते हैं, हमारे पूरे टीम से हम डिस्कस करते हैं, आजकल स्ट्रेस पढ़ाई का कम है और जो कंपैरिजन हो रही है कि नहीं, अच्छा, जैसे हम बोलते ना कि रियल लाइफ इज मोर इम्पॉर्टंट देन रियल लाइफ। त्याला किती मार्क पडले तर तुला किती पडले, एक्झॅक्टली, तो किती अभ्यास करतोय बघ, तुझं काय चाललंय? 90% पडलेल्या मुलाला किंवा मुलीला आनंद नाहीये का, तर माझ्या मैत्रिणीला 92% पडले। हो, हा स्ट्रेसच आहे ना एक प्रकारचा। आणि हा पालकांकडून आलाय का तणाव? आता हे विचारणं थोडस सेन्सिटिव्ह होऊन जातं, त्यामुळं हे न विचारता की जर काही तुझे 90% तर बॉस 90%, मी त्यांना काय म्हटलं, मला 90% पडले असते ना, माझ्या वडिलांनी अख्ख्या महाराष्ट्राला मिठाई वाटली असते। तुला 90 आहेत, फक्त बाजूच्याला 92 म्हणून तू स्ट्रेस घेऊन बसले की उसको ज्यादा केस आहे। तर हे स्ट्रेस मला वाटतं की
इंडिव्हिज्युअली मुलांनी याचा विचार करावा की हा खरंच महत्वाचा आहे. हा, बट ड्युरिंग स्टडीज जो स्ट्रेस असतो, डेफिनेटली सीएचा सिलेबस खूप वास्ट आहे. मुलांना एवढ्या सिलेबस बघायची सवय नसते. त्यात एज्युकेशन सिस्टीम सीएची अशी ठेवलेली की तिथं तुम्हाला कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी आल्याशिवाय काहीच पर्याय नाही तिथं, म्हणजे यायलाच पाहिजे. मग तिथं जो स्ट्रेस क्रिएट होतो तिथं मग आम्ही जनरली काय ते प्रत्येक 2-3 महिन्यात मुलांना चेंजेस पाहिजेत, कारण की सिलेबस एवढा वास्ट असतो, दिवसभर मुलं त्यात इन्व्हॉल्व असतात. मग 3 महिन्यानं क्लासची ट्रिप घेऊन जायचं किंवा परीक्षा झाल्यानंतर मुलांसाठी एक अॅन्युअल वीक ऑर्गनाईज करायचा की ग्राउंडवर खेळा, अॅन्युअल मॅचेस असतात. इनफॅक्ट आम्ही मुलींच्या टर्फ मॅचेस ऑर्गनाईज करतो. आमच्या निशा मॅमने तो इनिशिएटिव्ह घेतले की सर सिर्फ बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसे किसने बोला आपको, लड़कियां भी क्रिकेट खेलेगी. आणि टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, ह्या वर्षी गर्ल्स क्रिकेट टुर्नामेंटमध्ये 7 टीमा होत्या आमच्या, 7 टीम्स. मला 2 दिवस तर बुक करावं लागलं. म्हणजे आम्हाला आमची अचिव्हमेंट वाटते की हेच खरं, याच खऱ्या पद्धतीने त्यांचा स्ट्रेस रिलीज होऊ शकतो. सर त्यांना प्रत्येक एक रिझनेबली 2-3 महिन्यानंतर तरी एक ब्रेक द्यायला, की जो त्यांना मेंटली थोडं शांत ठेवेल. अकॅडमी मध्ये आपण काही असं प्रयोग आपले तेच जे मी तुम्हाला बोलतो, आम्ही आता अॅन्युअल ट्रिप घेऊन गेलो, गोव्याला घेऊन गेलो. 3 दिवस मुलं गोव्यात होती. किंवा आता लेटेस्ट आमचा अॅन्युअल स्पोर्ट्स किंवा अॅन्युअल पार्टी असा एक आमचा अॅन्युअल वीक असतो, तो झाला. याच्या व्यतिरिक्त काय, म्हणजे ह्यात मुलं डेफिनेटली पूर्णपणे त्या रुटीन मधनं, स्ट्रेस मधनं बाहेर पडतात, स्वतःसाठी वेळ मिळतो. एकेडमी में पढ़ाते समय ऐसी कौन सी समस्याएं होती है जो बच्चे खुलकर नहीं बताते आपको, लेकिन आप शिक्षक के रूप में आपको महसूस होता होगा? बेसिक जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बोला कि बहुत बार 10 तक का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है और उसके बाद में जो एजुकेशन सिस्टम आता है, उसका फर्क जो है ये आगे जाके स्टूडेंट को इम्पैक्ट करता है. अब बेसिकली क्या है कि बहुत बार मैं देखता हूँ तो बच्चे कभी कभी डाउट लेके मेरे पास नहीं आते हैं. अब बोले ये 2 छोटी समस्या है, बट है. डाउट लेके क्यों नहीं आते कि सर अगर मैंने डाउट पूछा तो बाकी लोग हंसेंगे, सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे. ये जो सोशल फोबिया जो बनाएगी कि सोसाइटी क्या कहेंगे, बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, वो नहीं चाहिए. बट आज भी हम बच्चों को समझाते हैं, हम इतना उनसे फ्रेंडली रहने की कोशिश करते ताकि उनका छोटे से छोटी समस्या डाउट हमारे पास पहुंच सके. बट आज भी हम देखते हैं ना कि चैलेंजेस है, बच्चे ओपन होकर बात नहीं करते हैं, उसका इम्पैक्ट उनकी करियर पे आ सकता है. और सेकेंड थिंग तो आपको जैसे बोला कि लोगों का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनको बहुत अफेक्ट कर रहा है. मतलब हालांकि मैंने अभी एक पेरेंट से बात की, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे. डिस्टर्ब होने का रीजन क्या था कि उनकी लड़की बोल रही थी कि उसको आईफोन 17 ही लेना है, हालांकि उसके पास आईफोन 16 है. बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे फ्रेंड ने आईफोन 17 लिया तो मैं आईफोन 16 क्यों यूज करूं. उनको कोई तो गाइड करने वाला चाहिए कि बॉस रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. तो ये चैलेंजेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में इस क्षेत्र में बदलाव आएगा, आपको लगता है ऐसा? बेसिक देखो, एआई ये सबके रोल चेंज करवाने वाला है. आज डर क्या है, जैसे इलॉन मस्क ने कहा कि कई सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स चले जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि एआई से काम कम नहीं होगा, काम का जो स्ट्रक्चर है, जो रोल है लोगों का, वो चेंज डेफिनेटली होगा. तो आपको अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के नहीं चलेगा, आपको सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी ज्यादा काम करना होगा. बिकॉज इसके पहले लोग मैनुअल काम करते थे, अब आपको वही काम मशीन से करवाना है. मशीन कौन सा काम करेगी जो आप उसको बताओगे. तो यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर सॉफ्ट स्किल, कि सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करो. जो नेचर, जो आपका रोल है, वो पक्का चेंज होगा. काम कम नहीं होगा, काम कम नहीं. बस इंपॉर्टेंस उसको दिया जाएगा जिसके पास वो सॉफ्ट स्किल ज्यादा है. तो सीए के अभी स्टडी के साथ सॉफ्ट स्किल भी डेवलप होनी चाहिए. ऑनेस्टली बोलूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो सीए कोर्स कंडक्ट करवाती है, वो लोग सब बहुत ज्यादा अपडेटेड है और दे आर रियली वेरी कंसर्न अबाउट स्टूडेंट. तो बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ऑलरेडी उन्होंने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दिया है. तभी जाके आज वो इंस्टीट्यूट के पास 20 लाख स्टूडेंट है. अच्छा, 20 लाख स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के अंडर पढ़ते हैं. तो उनको भी तो फिक्र है भाई, इतने लोगों का करियर उन्होंने बनाया. तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने सॉफ्ट स्किल कोर्सेज डालना चालू कर दिए, एआई रिलेटेड चीजें डालना चालू कर दिए. सर क्या सीए के छात्रों को किताबी ज्ञान पर्याप्त है या उनको कोई सॉफ्ट स्किल उनको सीखनी चाहिए?
मेरे हिसाब से सॉफ्ट स्किल इक्वली मैटर करते हैं, बिकॉज थेरोटिकल, देखो थेरोटिकल नॉलेज आपको एक लिमिट तक सपोर्ट करेगा, सॉफ्ट स्किल इन द सेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू कंप्यूटर और रिलेटेड टू, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एनुअल पार्टी के बारे में बताया, एनुअल पार्टी में हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आपके पास जो भी स्किल है आके स्टेज पे परफॉर्म करो। कोई लोग गिटार अच्छे बजा रहे हैं, कोई लोग एक्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे तब आपको सिर्फ एक जगह पे बैठ के काम नहीं करना है, आपको टीम बिल्डिंग आना चाहिए, आपको लोगों के साथ बात करना आना चाहिए, आप जब अपने क्लाइंट से मिलते हो तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, और डेफिनेटली बच्चों ने सॉफ्ट स्किल के ऊपर फोकस रखना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अनडाउटेडली आर्टिकलशिप, मतलब जो इंटर के बाद बच्चे सीए के ऑफिस में जाके आर्टिकलशिप करते हैं, उसमें बच्चों को काफी चीजें सीखने मिलती है, बट मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट, उतनी सिर्फ सफिशिएंट, आपको और भी आगे जाके थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना जरूरी है। अजून कुठली स्किल्स असायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? एज सच नहीं, बट कम्युनिकेशन हम एक बोल सकते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि इंग्लिश को और इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऑनेस्टली इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, एंड इसलिए क्या हो रहा है ना कि हर एक बंदा इंग्लिश को चेस कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश आपका अच्छा है, ठीक है, बट वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, या फिर आप जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश अच्छा हो के मतलब नहीं है। आप जब कम्युनिकेट करोगे तो आप सामने क्या पिच कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप जब अपना प्रेजेंटेशन दे, बहुत बार मैं देखता हूँ 11th के स्टूडेंट प्रोजेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। कौन से स्टूडेंट है जिनको 94% मिले हैं? बाप रे। तो दिस इज द नीड कि बच्चों ने सॉफ्ट स्किल के ऊपर कितना काम कर, बहुत छोटी चीज है बट मैटर करेगी। सोशल मीडिया की इस दौर में बच्चे एकाग्रता उनकी कम हो रही है, राइट। क्या कुछ टेक्निक्स है, सुझाव आप सकते हैं उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए? सोशल मीडिया का नाम सुना कि मुझे पेरेंट्स मीटिंग याद आती है। हर पेरेंट्स मीटिंग में मतलब ये हमारे लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। 11th का बोलो, 12th का बोलो, कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है 3-3 घंटा पेरेंट्स मीटिंग चलती है। सिर्फ एक पॉइंट है कि सर बच्चे मोबाइल से ज्यादा एडिक्टेड है, सोशल मीडिया का उनको बहुत आदत लग चुका है। और ये जो पालकों की जो आशंका है या उसको तकरार का है, 34 से सीए तक सबकी एक ही है। मेरे हिसाब से फाउंडेशन इंटर के बाद बच्चा मैच्योर बन जाता है कि उसको पता है भाई ये मेरा नुकसान करवा सकता है, तो वो थोड़ा मैच्योर बन जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीनेज में है, मतलब जैसे 9th 10th 11th एंड 12th, जिसमें हमारे पास 11th से स्टूडेंट आते तो हम 11th के बारे में बात करें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट क्या हुआ है, लोगों ने सोशल मीडिया को थोड़ा सा गलत वे से लिया। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया दिखने के लिए निगेटिव है, बट आप अगर उसका पॉझिटिव्ह यूज करो तर दॅट इज द बेस्ट टूल ऑफ लर्निंग. पण आपल्याला त्याचा पॉझिटिव्ह यूज कसा करायचा हे शिकवलेलं नाही. एग्जैक्टली. मी मुलांना सांगतो ना, आपके पास मोबाइल है, मुझे पेरेंट्स ने बोला सर एक काम करो मोबाइल निकाल दो बच्चों की, मैं नहीं निकालूंगा बिकॉज आज सबके पास है, वो नहीं मानेंगे. हम उनको उसका पॉजिटिव यूज सिखा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल साहब 2019-20 तक मैं सालाना 12 से 15 किताबें पढ़ता था. आज मैं महीने में 12 किताबें पढ़ता हूँ. डिफरेंस क्या है? आज अब अगर आप यूट्यूब पे जाओगे या फिर कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है कि जहाँ पे ऑडियो बुक आता है. साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने पढ़ा था तो मुझे कम से कम 20 दिन लगे थे थोड़ा थोड़ा पढ़ने में. अभी बच्चा साइकोलॉजी ऑफ मनी ना, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 या 1.5 दिन में पढ़ सकता है बिकॉज उसका 1 आवर 40 मिनट का एक सेशन है, वो आप सुन लो, पूरी किताब पढ़ के हो जाती है, फिर सुन के हो जाती है. तो पॉजिटिव यूज बहुत है आपके करने के ऊपर. कई सारे रिसर्च वीडियो आपको मिल सकते हैं और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया एक स्क्रीन पे आ गई है. तो अगर उसका आप पढ़ाई के लिए यूज करते हो पॉजिटिवली तो बहुत अच्छा है. बट आप सभी को पता है जैसे जो गलत अट्रैक्शंस जो बढ़ रहे बच्चों में या फिर सोशल मीडिया पे, वो उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. तो इसलिए अगर आप पढ़ाई के वक्त अपना फोकस रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो अपने मोबाइल ऑफ करके ही पढ़ना चाहिए या फिर
मम्मी पापा के पास मोबाइल देखे। ये साल भर दूर रहे, ऐसा नहीं होता। देखो साल भर दूर रहे तो अच्छा ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल साथ में रहना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट 1000 में से एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो ये कर पाएगा करके। हम्म। तो मैं जनरली इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट जब आप दिन में 3 घंटा पढ़ते हो तो आप विदाउट मोबाइल पढ़ो, सो दैट आप 3 घंटा प्योरली फोकस कर सकते हो। बच्चे जब करियर चुनने की टाइम आता है तो माता पिता का दबाव रहता है, आप क्या कहेंगे इस पे? बेसिक देखो, हम ये प्रॉब्लम 2015-16 तक देख रहे थे, बट ओवर द पीरियड हम देख रहे हैं ना कि ना पेरेंट्स आर रियली मॅच्युअर, मतलब पेरेंट्स सच में काफी हद तक बच्चों को फ्रीडम दे रहे। म्हणजे माझा अनुभव मी तुम्हाला सांगतो, 100 ऍडमिशन जर काही मी एखाद्या बॅचला घेत असेल तर त्यातले 80 ऍडमिशन्स असे असतात की जिथे पालकांचा काहीच फोर्स नसतो, वाह, आणि ते आम्हाला बघून खूप चांगलं वाटतं। आप जो रहे हुए 20 केसेस है जिसमें पेरेंट्स का फोर्स है, मतलब जो भी पेरेंट्स फोर्स भी कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप ये ना करो। हाँ, अगर पेरेंट्स को पता है कि यहाँ पे बच्चे की मैच्योरिटी कम है करके वो डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, पेरेंट्स ने इंटरफेयर करना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं जनरली पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप बच्चे की एप्टीट्यूड टेस्ट करवाओ, की जसं अजून पण तो एक ट्रेंड आहे ना, 90% असेल तो सायन्स, मग 70 ते 80 कॉमर्स, त्याच्या खाली आर्ट्स। मग आम्ही तिथं खूपदा असं एक पालकांच्या आणि मुलांमध्ये एक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन बघतो। मग पालक म्हणतात अरे तुला 95 आहेत, मग तू सायन्सला जा, मुलगा म्हणतो मला मॅथ्स आवडतं, मला कॉमर्सला जायचंय, मला फायनान्स आवडतं। फिर ऐसे केस में अगर उनका एक ओपिनियन नहीं हो पा रहा है तो वही सजेस्ट की आप एप्टीट्यूड टेस्ट करवा। हा, बरेच आणि बाजारामध्ये बरेच ठिकाणी अशा टेस्ट येस घेतल्या जातात. आहेत, आणि त्याचा यूज आपण केला पाहिजे, शेवटी ते एक सायन्स आहे ना। आणि मग इथं जर काय त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही झाला तर बऱ्याचदा असं सुद्धा होतो की 11वी सायन्सचा मुलगा 12वीला माझ्याकडे येतो की सर 11वीलाच घ्यायचं होतं पण ते असं झालं आणि ते तसं झालं, पण शेवटी 1 वर्ष तुम्ही त्याचं वाया घालवलंच आहे ना। तेव्हा पालकांनी प्रेशर केलंच नाही पाहिजे, आणि काही ठिकाणी जर काय कन्फ्युजन असेल तर ऍप्टिट्यूड टेस्ट पर्यंत तुम्ही पोहोचला पाहिजे। सीए का रिजल्ट जिस दिन आने वाला होता है उस दिन का जो प्रेशर जो बच्चों पर रहता है, कैसे रिलीज करें? इसके लिए देखो, मैं तो फिर बच्चों को बोलता हूँ भाई, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ उस दिन बॉल इंस्टीट्यूट की कोर्ट में चला गया। अभी तुम कितना ही प्रयास करो कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली देखो, मैं मेरा अगर चाहूँ तो मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने सीए फाइनल की परीक्षा दी, एग्जाम के बाद मुझे पता नहीं मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं था, बट मेरे पापा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि तेरा क्लियर होने वाला है करके, और वो पूरी तैयारी में थे कि बेटा तेरे को कनाडा जाके एमबीए करना है। और मेरा पर्पस था कि मुझे अब नहीं जाना, मैं जितना रहना है मैं रह चुका हूँ बाहर, और अब मुझे फैमिली के साथ रहना है। बिजनेस फैमिली थी तो सातारा से बाहर निकलने का मन भी नहीं था। अब तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो रिजल्ट की डेट हमें मैसेजेस से वगैरह पता चलती थी, तो पेरेंट्स को पता नहीं चलता था। तो मुझे पता था कि 14 को रिजल्ट है करके, तो मैंने घर पे बताया नहीं। मैंने बता कि भाई वो तो फिर हम तो सो जाते, मम्मी पापा को नींद नहीं लगती है 2-2 दिन तक। 14 को मैंने सुबह सबसे पहले एक काम किया, सुबह मैंने रिजल्ट से 2 दिन पहले ही क्लास चालू किया पर्पसली, ताकि मेरे पापा मुझे फोर्स ना करे तो बाहर जाके और पढ़ करके, बस मुझे चाहता था कि आप करियर की शुरुआत करनी। रिजल्ट के 12:30-1 बजे से पहले मैं गया, मेरी बैच थी, मैंने बैच खत्म की 12 बजे, और मैं पहले जाके खाना खाने के लिए बैठ गया। मैं बोला भाई पहले पेट भर के खाना खाएंगे, फिर रिजल्ट बाद देखते में मिले या ना मिले। नहीं, रिजल्ट के बाद घर वाले खाना देंगे, बट अपने को खुद की शर्म आती है यार, फेल भी हो गए थे यार, कौन खाना, अपने को कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखो, एक बार आपने एग्जाम दे दी ना, फिर उसके बाद में यार मैटर नहीं करता है ना, वो तो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेंगे। आपके हाथ में लास्ट डे तक का, आपने लास्ट डे तक स्ट्रगल करना चाहिए, आपके लिए हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप जो टेंशन ले रहे हो ना, मेरे हिसाब से ये फालतू वाला टेंशन है। ये जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, कल जाके ट्रम्प ईरान के ऊपर अटैक करेगा कि इसका टेंशन मैं क्यों लूं? क्यों नहीं? इट इज नॉट इन माई हैंड ना। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, पहले दिन अगर आपके पास कोई अच्छी हॉबी है, आप गिटार बजाते हो गिटार बजाओ, मूवी पसंद है मूवी देखो, होटल में खाना खाना है दोस्तों के साथ जाके होटल में खाना खाओ, ढाबे पे खाना खाओ, रिजल्ट तो आएगा ही ना, रिजल्ट का भाग के जा। सही, ये तो एक बात हुई, लेकिन इस दौरान बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, तो माँ बाप का बर्ताव कैसे रहना चाहिए बच्चों की बारे में? देखो, अगर फैक्ट बताना चाहूँ
तो एटलीस्ट वो जो एक दिन है, वो जो 2 दिन है, तब मेरे हिसाब से मम्मी पापा ने अपनी पेशेंस लेवल थोड़ी ज्यादा रखनी चाहिए। रीजन बीइंग, जो बंदा 6 से 7 महीने तक दिन रात मेहनत करता है, अब उसको पता है कि उसका नतीजा कल आने वाला है, रिजल्ट कल आने वाला है, तो शायद वो थोड़ा सा, अरे यार आप मुझे तो इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले अगर हमारे कैप्टन को भी अगर प्रेशर महसूस होता है हाँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, बिल्कुल। तो यार ये बच्चों से आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि इतना मैच्योर रहेंगे करके। तो हाँ, मैं मानते कि कभी कभी बच्चों का गुस्सा या फिर वो जो 1-2 दिन का जो स्पैन होता है उसमें वो साइकोलॉजिकली थोड़े से बताएंगे नहीं, बट दे आर डिस्टर्ब। तो मेरे हिसाब से तब आपके घर वालों ने पेशेंस लेवल रखने चाहिए। बिकॉज जितने भी बच्चे मेरे पास सीए के एडमिशन के लिए आते हैं, मैं उनको क्लियर बोलता हूँ उनके पेरेंट्स को कि बच्चा सीए नहीं करता, अकेला बच्चा सीए नहीं करता, बच्चे के माता पिता भी उसके साथ सीए करते हैं, बिकॉज उनके लिए भी इक्वल स्ट्रगल है। जब सीए का रिजल्ट बाहर आता है तो बहुत टफ रहता है सीए का रिजल्ट। अगर भी एक हद बच्चा फेल भी हो जाए तो वो अंदर से पूरी तरह टूटता है। राइट। उसको फिर खड़ा करने में आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, ऑब्वियसली देखो, कोई भी अगर ऐसा फेल्यूर है तो आप कभी ये एक्सपेक्ट मत करो कि अभी रिजल्ट आए और शाम तक नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको फेल्यूर डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से 3 दिन आपको उसको देने चाहिए कि वो चीजों को समझे, एंड 2 से 3 दिन के बाद मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट ऐसा ऐसा आना चाहिए था और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपने एक बार सेल्फ एनालिसिस वापस करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट साइकोलॉजी समझो। बहुत बार बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आप इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका रिजल्ट आएगा नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, अपने मन से पढ़ रहा है, अपने हिसाब से पढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट नहीं चाहते वैसा। इंस्टीट्यूट की एक साइकोलॉजी, जब तक आप 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं करने वाले। आप ऑप्शनल स्टडी करोगे, इंस्टीट्यूट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट ये बच्चा समझता नहीं है। अब अगर उसको फेल्यूर आया है एंड उसके बाद में अगर वो ठीक से किसी से कंसल्ट करे, तो शायद उसको लगेगा कि यार हाँ, ये चीजें मैंने गलत की थी, ये चीजें मैं नहीं करनी चाहिए, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो फेल्यूर किया तो उसको 2 से 3 दिन का टाइम दे देना चाहिए भाई। और मेरे हिसाब से फैमिली मेंबर ने ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पे फेल्योर वर्ड को है ना एक अलग इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अरे वो फेल हो गया, मुझे नहीं लगता बच्चा कभी फेल होता है। उसकी मेहनत सिर्फ थोड़ी कम रहती है। इट इज अबाउट दैट पर्सपेक्टिव कि आप उसको कैसे लेते हो। फेल वर्ड निगेटिव है। मैं इंस्टीट्यूट को एक चीज का बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जब इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता था तो पास और फेल्योर आता था। अब देखो छोटी चीज का कैसे इंस्टीट्यूट ख्याल रखती है। अब उन्होंने चेंज किया। अब जब रिजल्ट आता है तो वो बोलते हैं सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। पास और फेल्यूर एंड सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल में बहुत बड़ा फर्क है। अनसक्सेसफुल मतलब शायद आपकी मेहनत थोड़ी कम गिरी है, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करो, अब पक्का पास हो जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी से काम करेंगे तो नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसे कोई विकल्प होते हैं कि इन बच्चों के लिए कोई समुपदेशन, कोई मानसशास्त्रज्ञ कुछ मदद करे? मेरे हिसाब से साइकोलॉजी से जाने की आपको जरूरत भी नहीं। बच्चों का माइंडसेट बहुत मैटर करता है साहब। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल आपको सीए करते हो, पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए। बहुत बार है ना, बच्चे निगेटिव क्यों हो जाते हैं, उसका रिजल्ट फेल आया कर क्यों निगेटिव नहीं है। मेरा दोस्त पास हुआ करके उसको ज्यादा तकलीफ। और सीए में मैंने देखा है कब जूनियर सीनियर बन जाएगा, कब सीनियर जूनियर बन जाएगा, कुछ पता नहीं। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ ना कि आपका एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड रखो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पाकिस्तान का सब्जेक्ट निकलता है तो मेरे एग्जाम्पल्स थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं क्लास में। तो क्लास के लेक्चर के बाद एक स्टूडेंट मेरे को आके पूछता है कि सर मतलब आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने देखा है कि सर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं। मैं देख बेटा, कुछ दिन पहले मुझे क्लास में सवाल पूछा गया था इंडिया पाकिस्तान मैच से लेकर। तो इंडिया पाकिस्तान में लास्ट 3 या 4 साल में कुछ कुल मिला के जो 8 मैचेस हुई, उसमें 6 मैचेस इंडिया जीता, 1 मैच पाकिस्तान जीते और 1 मैच टाई हो गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है, बट दोनों टीम जब खेलती है तो दोनों की एटीट्यूड में यह फर्क है कि पाकिस्तान इंडिया को हराने के लिए खेलती है और इंडिया देश को जिताने के लिए खेलता है। जब तुम ये साइकोलॉजी का फर्क समझ पाओगे ना, खुद को जिताना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बाजू वाला जीत रहा है इसे मुझे कभी गम नहीं होना चाहिए। मैं जीत रहा हूं कि नहीं जीत रहा हूं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बाजू वाले को हराने के चक्कर में, बाजू वाला पास किसी हुआ, मैं क्यों पास नहीं हुआ, ये क्या हुआ।
भाई मैं खुद को जिताने के लिए क्या करना जरूरी इतना कर लूं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये साइकोलॉजी बच्चों ने रखनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं जीत रहा हूं, बाजू वाला कैसे हारेगा इससे मुझे क्या लेना, या फिर बाजू वाला क्यों जीता इससे मुझे क्या कंसर्न। जीतने का मौका तो दोनों को था ना। और इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं बोल रहे कि हम अगर 10 लोगों ने ठीक से पढ़ा तो शायद 10 के 10 जीत सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि 8 ही जीतेंगे 2 फेल। तो आपके ऊपर है मेरे हिसाब से। सर एकेडमी आप 12 साल से शायद चला रहे हैं, आपके एकेडमी में सबसे खुशी का पल कौन सा रहा? बहुत है साहब, मतलब बहुत बार उसमें टॉप टॉप का होता है। जेन्युइनली हमारा एक इंडस्ट्री ऐसा है ना कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस होते हैं कि सर आपका इनकम कितना है, वो कैलकुलेट करेंगे, पता है आपको कैलसी पे बैच में कितने बच्चे बैठे हैं, हाँ इतना हम फीस से मल्टीप्लाई कर। तो बहुत बार लोग हमारी सक्सेस को मॉनिटरली जोड़ते हैं, बट हमारे हिसाब से वो सक्सेस मॉनिटरली। खुशी का पल मतलब क्या कि जब एक वीक फायनान्शियल बैकग्राऊंड वाला स्टुडंट मेरे सामने आके मुझे बोलता है की सर मी स्वतःचं फ्लॅट घेतला आणि आता मम्मी पप्पांना त्या फ्लॅटमध्ये घेऊन चाललोय. म्हणजे 2019 मध्ये माझा एक मुलगा सीए इंटरमिजिएट पासून फायनलला गेला आणि 2022 मध्ये तो फायनल क्लिअर झाला. आता फायनल क्लिअर झाल्यानंतर लोकमतवाल्यांनी मला फोन केला की सर असा कोण स्टुडंट आहे का की ज्याची अचिव्हमेंट खूप मोठी. तर मी जस्ट बोलता बोलता बोललो की अरे असंच एक वीक फायनान्शियल बॅकग्राऊंडचा स्टुडंट आहे आणि वडील त्याचे प्रेस कामगार आहेत आणि तो आज सीए झालाय म्हणून. आता लोकमतवाल्यांनी न्यूज छापली, प्रेस कामगाराचा मुलगा सीए. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट ती न्यूज वाचल्यानंतर मी थोडासा डिस्टर्ब झालो. अरे म्हटलं कोणाचं असं संबोधन करणं, बरोबर किसी को ऐसे एक्सप्रेस करना, ये शायद मैंने गलती कर दिया. साहब शाम को उसके पेरेंट्स मुझे मिलने आए और मैंने देखा उसके पापा के आंखों में लिटरली आंसू थे की म्हटलं सर आज मला अभिमान वाटतोय की मी एक प्रेस कामगार आहे. कारण की तुम्ही जेव्हा लोकमतला सांगितलं की माझा मुलगा सीए झाला, लोकमतवाल्यांनी माझ्याबद्दल छापले प्रेस कामगाराचा मुलगा सीए झाला, तर मला अभिमान, मी प्रेस तो ये पल शायद बहुत ऐसी जगह पे नहीं मिल पाएंगे बाकी प्रोफेशन में. सर आज की युवा पीढ़ी को आनंद सर स्टाइल में क्या सलाह देंगे आप? देखो मेरे हिसाब से तो एक जो मार्केट में बहुत बड़ा एक फोबिया बना के रखा है कि सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से आपने थोड़ा शांत रहना भी जरूरी है. और मेरे हिसाब से सक्सेस ये कभी शॉर्ट टर्म नहीं है. बहुत बार लोग सक्सेस को शॉर्ट टर्म स्टोरी से जोड़ते हैं. सक्सेस एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो आपको एक थोड़ा सा लॉन्ग विजन रखना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा सफल होने की कोशिश करते हैं और अपनी कंपैरिजन बाकी लोगों के साथ करते हैं, जो मेरे हिसाब से आज की पीढ़ी ने नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आज जो बंदा 22 साल का है वो क्या करता है, वो किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर करता है अपने आप को कि जो 40 इयर्स का है. भाई 40 इयर्स का पर्सन वो 15 साल से काम कर रहा है तब जाके उस पोजीशन पे पहुंचा है. फिर 22 साल में आप क्यों एक्सपेक्ट करो कि आपको वो सब चाहिए. तो मेरे हिसाब से बच्चों ने एक फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1. सेकेंड थिंग अगर हम देखेंगे तो स्ट्रैटेजिकली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपके पास एक खुद का एक्शन प्लान होना चाहिए. आज जब आप आज जब आप सो रहे हो तो आपके पास कल का एक एक्शन प्लान होना चाहिए. मेरा कल का डे शेड्यूल क्या रहेगा. आप अगर दिन के 8 से 10 घंटा भी ढंग से यूटिलाइज करते हो ना तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता है. बट प्लानिंग की शायद थोड़ी कमी मुझे महसूस होती है. टाइम मैनेजमेंट में शायद और थोड़ा सा उन्होंने काम करना जरूरी है. और मेरे हिसाब से गोल बड़े रखो. अच्छा, दुनिया क्या कहेगी क्या सोचेगी. कभी किसी ने सोचा नहीं था आनंद का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सातारा से ऑल इंडिया रैंकर आए. कभी किसी ने सोचा नहीं था. अब आप मुझे बताओ यार, किसी ने सोचा था कि धोनी बिल्कुल अपने करियर की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप लेके आएगा. वो एक्शन ही था, मेहनत ही थी. तो मेहनत करते रहो, बस इतना ही है. डेडिकेटेड रहो और मेरे हिसाब से जो वैल्यूज है उसको नहीं छोड़ना चाहिए. लोग बोलते कि सर आप बच्चों अध्यात्म क्यों ना फॉलो करें हम अध्यात्म. हम देखते हैं बच्चे जंजी जनरेशन को लगता है क्यों मंदिर जाना चाहिए. वहां पे आपको खुद से कनेक्ट होने में हेल्प होती है. अच्छा, तो बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है. आउट ऑफ वर्ल्ड जाके कुछ नहीं करना है, बट करना जरूरी है. और 8 दिन के लिए नहीं करना है बॉस, उसको एक रेगुलर शेड्यूल में लाना है. लॉन्ग टर्म करेंगे बच्चे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत होगी करके. मराठीमध्ये एक पिक्चर आहे हरिश्चंद्रची फॅक्टरी. ओके.
लोग असं म्हणतात की हे आनंद सर की फैक्ट्री है सीए बनाने की, आप क्या कहेंगे इस पे? आपके नहीं, देखो, एकेडमी पे जब लोग बातें करते हैं तो लोग कहते हैं ये आनंद सर की फैक्ट्री है सीए बनाने वाली। नहीं देखो, अभी ऐसे है कि मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया। देखो, जब एर्नोल्ड का फेयरवेल हुआ तो एर्नोल्ड में अपने फेयरवेल में बताया था कि लोग बहुत बोलते हैं सेल्फ मेड मैन है वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेल्फ मेड मैन। एर्नोल्ड साहब ने क्या कहा, सेल्फ मेड मैन ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर एक बंदे को किसी ना किसी ने बनाया। तेंदुलकर साहब बने तो अचलेकर उनके पीछे थे, राइट। आज मोदी देश को आगे बढ़ा रहे तो 140 करोड़ लोग उनके साथ है, तब जाके वो देश को आगे बढ़ा रहे। तो ये सीए फैक्ट्री वगैरह लोगों ने अपना नाम दिया है, तो मेरे हिसाब से इनका पूरा क्रेडिट पेरेंट्स और स्टूडेंट को ही है, बिकॉज उन्होंने भरोसा किया करके हम काम कर पा रहे। उन्होंने एकेडमी की पॉलिसी को सपोर्ट किया करके हम काम कर पा रहे। मी मुलांना मारले रोडवर मारले की उद्या परीक्षा तू काय करतो, मी रोडवर मारतो मुलांना, पण मला आजपर्यंत एक पेरेंट्स विचारलं सर का मारलं म्हणून। एकदा एका मुलाला रोडवर मारलं का, तर तो गल्लीत क्रिकेट खेळत बसला होता आणि 2 दिवसांनी क्लासचा पेपर होता। मला 2 तासांनी त्याच्या वडिलांचा फोन आला, म्हटलं झाला आता उद्योग, भांडणाचंच कार्य सगळं। फोन उचलला, म्हटले आनंद सर, म्हटले थोड्या वेळापूर्वी तुम्ही माझ्या चिरंजीवला मारला। म्हटलं बरोबर आहे साहेब, 2 दिवसांना पेपर आहे। म्हटलं हे काय, म्हटलं मग आम्ही मेहनत कशी झाली। म्हटले सर एवढं सांगायला फोन केला की तुम्ही कमी मारलं त्याला जास्त मारायची गरज होती। तो एक भरोसा क्रिएट हुआ है, इसके कारण ये सब कुछ। तो इसका पूरा क्रेडिट हम एक तो हमारी टीम और ऑब्वियसली जो पेरेंट्स और स्टूडेंट है उनको देना चाहेंगे। तो जैसे बच्चों ने हार्डवर्क मेहनत करना जरूरी है, और बहुत बार जो हम कंपैरिजन बोलते हैं ना, मैं ऐसे बच्चों को बोलता हूँ कि आप खुद के पास देख के, रोज आईने में देख के एक ही चीज बोलनी है कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है और इसको मैं जितना बेहतर बना सकता हूँ मैं बेहतर बनाऊंगा। मतलब अगर थोड़ा सा क्लास में बहुत मस्ती वस्ती करते, शायरी वायरी चलती है, थोड़ा सा क्लास का इन्वायरमेंट भी ठंडा कुछ सुना होता है। दीजिए आप। नहीं, उसी हिसाब से कि बच्चों में जनरली बोलता हूँ कि आपको हमेशा ये जो मैं वर्ड्स बोले ध्यान में रखना चाहिए, जल गया घर मेरा बचाई क्या, जल गया घर मेरा अब बचाई क्या, और अगर बच गया मैं तो जलाई क्या है। जलाई क्या है, क्या अगर मैं बच रहा हूं तो बस दैट्स इट, बिकॉज मैं ही हूं कि जो मेरी सारी डायरेक्शन तय कर सकता हूँ। और मैं ही बचना चाहिए। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट मैं हूं, और अगर मेरे में कॉन्फिडेंस है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अगर मुझे लगता है बच्चों ने एटीट्यूड लाया ना आज की युवा पीढ़ी ने, तो भारत 2047 नहीं 2040 में विकसित हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और हार्डवर्क को कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट हार्डवर्क अगर प्लान्ड होगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, वो प्लान हार्डवर्क चाहिए, स्ट्रैटेजिकली उसके ऊपर काम होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद से स्ट्रैटेजी बनाएगा, पेरेंट्स का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं तो आप जाके एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। सर, या मागच्या 12 वर्षांमध्ये तुमच्या अकॅडमीतले विद्यार्थी जवळपास 5,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी तुमच्या हाताखालून गेले असतील। शिकून गेल्यानंतर ह्या विद्यार्थ्यांची आणि तुमची अटॅचमेंट ही कशी राहते? अटॅचमेंट सांगायचं म्हटलं तर 2013 किंवा 14 साली बाहेर पडलेला विद्यार्थी पण आज कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो, म्हणजे ते चांगलं आहे, म्हणजे तो कॉन्टॅक्ट ठेवतो, येतो, बोलतो, आणि किती चांगल्या पोझिशनला असलं तरी तो म्हणजे अगदी येऊन कशात काय कसं चाललंय, काय चाललंय, अन्वी कशी, म्हणजे एवढी पर्सनल अटॅचमेंट आज सुद्धा त्या मुलांची आहे माझ्या बरोबर। तर ते तुम्ही भावा म्हणून त्यांना हाक मारायचं है। मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरा रोल टीचर नाम के लिए, एक जो सातारा सांगली कोल्हापूर का जो क्राउड होता है ती वो भावा म्हणजे की तो फिलिंग आहे, म्हणजे एखाद्या म्हणले भावा कसा आहे तर त्याच्यामध्ये एक्साइटमेंट अजून वाढते, रिलेशन पण हाँ, तो देख वो जो अपनेपन का जो फीलिंग होता है ना वो लगता है। मेरे हिसाब से तो मैंने हमेशा, मतलब मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो मैंने ए भावा तू काय लड़ा इसका, तो वो एक अलग फीलिंग है भावा। इन द सेंस क्या हो गया, वो धीरे 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 वो एक जर्नी टीचर पर से एक इमोशनल जर्नी बन गई, और काफी लोगों के लाइफ में एक लाइक आनंद सर एक बड़े भाई बन गए। और मैं उन सब लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी लाइफ में मुझे एक बड़े भाई की जगह दी। एंड आज तो काफी सारे लोग लाइक मुझे सर की जगह भाऊ बुलाते हैं, एंड आई फील इमेंस प्राउड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट जो जर्नी स्टार्ट हुई भावा से हुई, सातारा सांगली कोल्हापूर म्हणजे काय भावा। खरं सर, आज इथे जी आपली चर्चा झाली ही चर्चा फक्त कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगाची नाहीये, तर अशा विद्यार्थ्यांना पण ती उपयोगाची ठरेल
जे त्यांच्या आयुष्यामध्ये काही मोठं करू इच्छितात. आणि विशेष करून यश अपयशाकडे बघायचा जो तुम्ही दृष्टिकोन दिला तो खरंच काबिले तारीफ आहे. सर, तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिलात आणि आपल्या बेकीज बेकरीच्या पाटीलकी या प्रेक्षकांना जे तुम्ही मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. थँक्यू. सर, बेकीज बेकरीकडून आपल्याला ही छोटीशी भेट. थँक्यू. पाटील पाटील घेऊन आला पाटीलकी ही पाटीलकी. Presented by Bakey's Bakery.